नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत वर्णमाला, उसके बाद ध्वनियाँ और वर्ण समूह इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड 40 क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे जो UPSSC ने पूछे हैं अपने विभिन्न एग्जाम्स में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वीडियो जो 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें कई क्वेश्चन इससे आए थे और अभी ये क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको दिख रहा होगा। तो जो थ्योरी पोर्शन है वो बाद में है। तो हम लोग पहले थ्योरी पोर्शन करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो का एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वर्णमाला क्या होती है। तो बिल्कुल जैसा नाम है वैसे समझ सकते हैं कि वर्ण जिसमें होंगे ढेर सारे उसी को वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं: मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, ये कट गया, चलो। तो मूल स्वर को ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है तो एक मात्रा इसमें होती है, और संधि स्वर में 2 मात्रा होती है। संधि स्वर जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं: दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इनके बारे में हम लोग अभी नीचे देखेंगे। उसके बाद जो प्लुत स्वर होते हैं ना वो 3 मात्रिक होते हैं। त्रिमात्रिक लिखा हुआ है, मतलब 3 मात्राएं इसमें होती हैं। इनके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। उसके बाद व्यंजन, तो व्यंजन में यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन कई तरह के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। तो वर्णमाला स्वर और व्यंजन इनसे मिलके बनती है। तो सबसे पहले हम लोग स्वरों को कवर करेंगे। तो जो ऊपर डेफिनीशन लिखी है ये एकदम सटीक डेफिनीशन है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम लोग स्वर बोलते हैं। इसमें क्या होती है, हवा अबाध रूप से, मतलब बिना रुके निकलती है। यहाँ पे आबाद होगा शायद, आबाद, बिना रुकावट के। जब हम लोग स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हवा बिना रुके हुए बाहर निकलती है। ये हो गए स्वर कि मतलब स्वरों का उच्चारण जब हम करेंगे तो दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे पूरे स्वर दे दिए गए हैं जितने होते हैं, और ये आपको बिल्कुल दिमाग में ठूंस लेना है। ये समझ लो 11 स्वर हैं और मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करोगे। तो आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं आहा, ऐसे आप लोग याद करते रहो। तो अं आहा को हटा दो, तो आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, और अं आहा को हटाया और एक आपको जोड़ देना है री। इस तरह से 11 हो गए आपके स्वर। तो स्वर होते हैं 11 और ये आपको याद भी होने चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो अभी ऊपर जो स्वर और व्यंजन में वर्णमाला को क्लासीफाई किया गया था, तो इसमें मूल स्वर और ह्रस्व स्वर सबसे पहले आए थे, तो हम लोग इनको देखेंगे। उसके बाद संधि स्वर देखेंगे, फिर प्लुत स्वर देखेंगे। तो मूल स्वर नाम से पता चल रहा है कि इनको बोलने में कम समय लगता है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। इसमें सब चीज़ याद रखने वाली है। अब याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे, कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो 4 होते हैं आपके मूल स्वर: आ ई उ री, आ ई उ री, ऐसे याद रखो। अब चलते हैं संधि स्वर में। तो जिनको बोलने में मूल स्वरों से ज़्यादा समय लगता है वो संधि स्वर कहलाते हैं। तो संधि स्वर में जो संधि स्वर हैं वो 2 तरह के होते हैं: दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, 2 सजातीय स्वर से मिलके बनते हैं। मतलब जब 2 स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है, लेकिन ये स्वर जो है ना सेम होने चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आ लिखा है तो 2 आ मिलके बड़ा आ बना है, ऐसे ई तो 2 ई बन के ई, ऐसे ही ऊ।
तो दो ऊ मिल छोटे ऊ मिल के बड़े एक बड़ा ऊ बना देंगे, तो इनको बोलते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। तो 3 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है, इसमें जो स्वर मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो सेम नहीं होते। तो जैसे आ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, आ ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, आ ए मिलेगा तो ए, और आ ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा। ए ए ओ औ अयादि संधि है ना, अयादि संधि कौन सी संधि थी? गुण संधि था का, आय आय औ औ अयादि यण गुण, ठीक है। हमको लगता है ये ए ओ औ गुण संधि में एक्चुअली जिस तरह से परिवर्तन होता है ना, तो वो यही है ए ओ औ। आ के साथ में जब दूसरा कोई स्वर आके जुड़ता है तो ई का ए, ऊ का ओ, ए का ए और ओ का औ हो जाता है। गुण संधि में जिस तरह चेंज होते हैं वो यही है। अब हम लोग प्लुत स्वर देखेंगे। तो प्लुत स्वर में क्या होता है, इनमें समय और ज़्यादा लगता है, या ऐसे लिख दो कि मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर में ओम और राम 2 आपको याद रखने हैं। ओम बहुत बार पूछा गया है, और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो अंग आहा हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, आ यू जो होती थी ना, वो अंग आ से ख़त्म होती थी, उनको अयोग्य वाह या अनुस्वार बोलते हैं। ये ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। तो अयोग्यवाह पूछ लेता है कई बार कि अयोग्यवाह क्या होते हैं और अनुस्वार क्या होते हैं। तो ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। अंग आहा है ना, ये अयोग्यवाह कहलाते हैं। ये बात हो गई स्वरों की। अब हम लोग उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि स्वर कितने तरह के होते हैं। तो ये होते हैं 3 तरह के। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि उच्चारण के आधार पर किस तरह के होते हैं। तो 3 तरह के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर नाम से पता चल रहा है कि इसको उच्चारण करने में जीभ का आगे वाला भाग प्रयुक्त होता है। ई छोटा, ई बड़ी और ए आए, ये 4 होते हैं आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर जो है वो बोलने में जीभ प्रयुक्त नहीं होती है। अब ये नहीं है कि मध्य भाग प्रयुक्त होता है, मध्य भाग नहीं, जीभ प्रयुक्त नहीं होती है, जैसे आ। और पश्च स्वर जो इसमें जीभ का पीछे वाला भाग प्रयुक्त होता है इनको बोलने में। तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये हो गए आपके पश्च स्वर। तो ये भी याद रखना है कि अग्र स्वर कौन होते हैं। ऐसे पूछ लेगा कि अग्र स्वर निम्न में से कौन है, या मध्य स्वर कौन है, या पश्च स्वर कौन है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वर की बात आपको ख़त्म हो गई, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो व्यंजन में अब चलते हैं हम लोग। तो व्यंजन की यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलने में स्वरों की सहायता होती है, या जिनको बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 52। ये नंबर आपको याद रखना है। स्वर हैं 11, व्यंजन है 52। अब हम लोग व्यंजन के प्रकार देखेंगे। तो व्यंजन के प्रकार है ना, वो बहुत सारे हैं। जैसे ऊपर स्वर उच्चारण के आधार पे थे, तो ऐसे उच्चारण के आधार पे नीचे व्यंजन भी दिए गए हैं। तो अभी हम लोग पहला जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। तो जो व्यंजन के प्रकार है ना, उनमें पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन नाम से पता चल रहा है, इसमें ना थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो याद करने में आसानी रहेगी। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब कुछ स्पर्श हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, जीभ का कोई भाग मुंह के किसी भाग को स्पर्श करेगा, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें आता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का, चा, टा, ता, पा, ऐसे याद रखो। ये 5 वर्ग आपके आते हैं और सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। तो का वर्ग का मतलब ये का, खा, गा, गा, अंगा। चा का मतलब चा, छा, जा, जा, इया, इस तरीके से। तो टोटल 25 हो गए आपके वर्ण किसमें, स्पर्श व्यंजन में। चलते हैं अगला जो टाइप है वो है अनुनासिक व्यंजन। तो जिनको बोलने में वायु नाक के मार्ग से निकलती है उनको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे अंगा, अणा, इया, ना, मा। तो ऐसा लगता है कि जो हवा है ना वो नाक से निकल रही है। यंगड़नम, ऐसे इनको याद रखते हैं, यंगड़नम। अब आप जैसे याद रखना हो वैसे याद रखो। अगला है अंतस्थ व्यंजन। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। या तो ऐसे पूछेगा
कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में वायु नाक के मार्ग से निकलती है उनको क्या बोलते हैं, तो अनुनासिक बोलते हैं। या पूछेगा कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, चारों ऑप्शन देगा और इन्हीं में से आपको खेलता रहेगा। चलिए अगला है टाइप अंतस्थ व्यंजन, जिनको बोलने में हवा स्वरों की बात निकलती है उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंतस्थ व्यंजन। 11 अलावा जो है ना ये 4 होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगला टाइप है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, तो इनको बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती है। जैसे तीनों तरह के सा और हा, शाखा साहा, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। अगला है उत्जित व्यंजन। तो उत्जित व्यंजन में क्या होता है, इनको बोलने में जीभ का आगे भाग तालु को स्पर्श करता है। अब तालु क्या होती है, दांत जैसे ऊपर वाला जो अपरजा होता है ना उसमें दांत आपके लगे हुए हैं, तो उसके पीछे वाला जो भाग होता है ना गम्स के बाद, उसको तालु बोलते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में जीभ का जो आगे वाला भाग है ना वो तालु को स्पर्श करता है। आप बोल के भी व्यंजनों को पता कर सकते हैं ये किस तरह का है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे डा और डा, ये डा और डा आप बोलोगे ना तो जीभ आपको समझ में आएगा ये ऊपर टकरा रही है। किस जगह पे टकरा रही, वही तालु है। अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलके बनते हैं। जैसे जो ये छतरी वाली छा है ना वो का और सा से मिलके बनी है, जो त्रा है वो ता और रा से बनी है, ज्ञा है जो जा और ञा से बनी है, और जो ये सा है ये सा और रा से बनी है। तो एक तो क्लासिफिकेशन हो गया व्यंजन का, ये तो 6 टाइप के ये हो गए। अब उच्चारण के आधार पे, तो उच्चारण के आधार पे कितने लिखे हैं ये 8। उच्चारण के आधार पे ये 8 तरह के व्यंजन होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ऊपर थे 6। चलिए तो पहला जो है वो है कंठ व्यंजन। अब सीधे से पता चल रहा है कंठ का मतलब बोल रहा है कि इनको बोलने के लिए जीभ का जो पीछे वाला भाग है ना वो तालु के पीछे वाले भाग को स्पर्श करता है। अब अपर जा में मुंह के अंदर माउथ में आप तालु के और पीछे जाओगे तो वो हो जाएगा तालु का पीछे वाला भाग। तो इनको बोलने के लिए जीभ का पीछे वाला भाग तालु के पीछे वाले भाग को स्पर्श करता है। जैसे का खा गा गा अंगा। और इसमें ये नहीं है कि का खा गा गा अंगा ऊपर आ गया तो इसमें नहीं आ सकते हैं। ऊपर भी आए थे ना का वर्ग, तो का वर्ग किसमें आया था, स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श तो इसमें भी कर रहा है। आपके का खा गा गा अंगा ये हैं आपके कंठ व्यंजन। कंठ का वर्ग ऐसे याद रख सकते हो। अगला है तालव्य व्यंजन, जिनको बोलने में जीभ का आगे वाला भाग तालु को स्पर्श करता है उनको तालव्य बोलते हैं। तो जो ऊपर जो आपके दिए गए थे ना उज्जित में 2 थे, लेकिन इसमें आपके कई सारे हैं। चा छा जा झा अणा और सा और या, तो ये चा वर्ग के 5 हो गए। उसके बाद सा और या, तो आपके टोटल 7 वर्ण हो गए। अगला है मूर्धन्य व्यंजन, जिनको बोलने में जीभ का उल्टा भाग तालु को स्पर्श करता है। जो जीभ है ना उसका पीछे वाला भाग तालु को स्पर्श करेगा। जैसे टा ठा डा डा अणा, मतलब टा वर्ग और रा और सा बोलोगे आप तो समझ में आएगा कि ऊपर टकराते टाइम जीभ है ना पलट जा रही है। तो ये हो गए आपके मूर्धन्य व्यंजन। आगे चलते हैं दंत्य व्यंजन, जिनको उच्चारण करने में जीभ का आगे वाला भाग जो है ना वो दांतों को स्पर्श करता है। दंत्य मतलब दांतों को स्पर्श कर रहा है जीभ का आगे वाला भाग। जैसे ता था दा दा ना, तो ये हो गया आपका ता वर्ग और सा और ला, ये 2 और आप जोड़ लीजिए, ये हो गया आपके दंत्य व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, जैसा नाम से पता चल रहा है कि जो होंठ है ना वो उनका मूवमेंट होता है, तो ये हवा के निकलने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे पा फा बा भा मा, तो ये पा वर्ग जो है ना ये आपका हो गया ओष्ठ व्यंजन। अगला दंत्योष्ठ व्यंजन, तो इनको बोलने में क्या होता है कि होंठ दांतों को स्पर्श करते हैं। जैसे वाह वाह बोल के आप देखोगे ना तो होंठ है ना वाह वापस आते हैं दांतों की तरफ।
चलिए 7वां टाइप है वर्त्य व्यंजन। तो जो वर्त्य व्यंजन है इनको बोलने में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है ऊपर वाले, जैसे न, र, ला, न, र, ला। और लास्ट है स्वरयंत्र मुखी व्यंजन, इनको काकल्य भी बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। और ये स्वर यंत्र में घर्षण महसूस होता है, जैसे हा, मतलब गले में हल्का सा घर्षण महसूस होता है, क्योंकि गले से ये आवाज़ निकलती है ना। तो ये हो गया आपका व्यंजन का क्लासिफिकेशन। तो उच्चारण स्थान के आधार पे ये होते हैं आपके 8 प्रकार के। कुछ और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा है? अकारांत, आ से अंत होने वाले। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे अकारांत लिखा है या उकारांत लिखा हो, तो उकारांत मतलब ऊ से अंत होने वाले। इकारांत लिखा हो तो ई से अंत होने वाला है, मतलब जो शब्द आ से अंत होगा उनका अकारांत, ई से होगा तो अंत होगा तो इकारांत। जैसे लिखा है कुत्ता, तो बड़ा आ से है ना, तो आकारांत इसको बोलते हैं। चलिए कुछ और व्यंजन के टाइप हैं, ये भी आपको देखना है और इन पे भी क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। तो जो घोष व्यंजन है ना, तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी वर्ग का। तो जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपका का वर्ग है। उसके बाद चा, छा, जा, झा, अणा। का वर्ग और चा वर्ग मैंने यहाँ पे लिखा, तो बोल रहा है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो गया का वर्ग का, चा वर्ग के 3 ये हो गए, और यारा, लावा, हा। तो सभी वर्ग की बात हो रही है, तो सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यारा, लावा और हा, ये आपके घोष व्यंजन कहलाते हैं। और जो बचे वो अघोष कहलाते हैं, जो वर्ग का पहला, दूसरा बचा और तीनों सा बचे और फा बचा। और जो त्राज्ञा आता है वो किसी में ना आएंगे इन दोनों में से। ठीक। जो अल्प अगला है अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। तो अल्प प्राण होते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, और चा वर्ग है तो चा, छा, जा, और ऐसे ता वर्ग होगा तो ता, था, दा। ये हो गए आपके। अरे एक मिनट, पहला, तीसरा, पांचवा बोल रहा है, तो पहला हो गया का, तीसरा हो गया गा, और पांचवा हो गया इया। तो आपका का, गा और इया, और चा वर्ग में हो जाएगा चा, जा और अणा। तो पहला, तीसरा, पांचवा नंबरिंग है। जैसे का है ना तो 1 पे है, खा 2 पे है, गा 3 पे है, और गा 4 पे है, और जो इया है वो का, खा, गा, अंगा, अंगा जो है ना वो 1 मिनट, चा, छा, जा, जा, इया होता है। और क्योंकि अणा जो है ना वो टा, ठा, डा, डा, अणा पांचवा। तो 1, 3, 5 बोल रहा है, तो पहला 1 ये, 3 ये और 5 ये। तो सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण है ना वो आते हैं अल्प प्राण में, और बाकी बचे जो दूसरे और चौथे वो आते हैं महाप्राण में। अगला है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा है जब एक वर्ण 2 बार मिलता है, जैसे कुत्ता, पक्का, तो 2 ता मिले और ऐसे 2 का मिले पक्का में, तो ये हो गया आपके द्वित्व व्यंजन। अगला है अर्धस्वर। तो यह जो है ना इसको अर्धस्वर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्धविवृत ये आपको देखने हैं। तो सबसे पहले समृत से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उच्चारण में मुख्य द्वार है जो वो सकरा हो जाता है, ई, उ, ये आपके हो गए समृत स्वर। अर्ध समृत क्या होते हैं, उच्चारण में मुख्य द्वार कम सकरा हो जाता है, मतलब पहले वाले से भी सकरा, जैसे ए और ओ। विवृत स्वर उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, जैसे आ। विवृत में पूरा खुला, विवृत मतलब फैला तो मुंह फैला।
अर्धविवृत में मुंह है ना वो आधा खुला, जैसे आ, ए, ओ। इस तरह से हो गए आपके समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्धविवृत। समृत में सकरा, अर्ध समृत में उससे थोड़ा सा खुला, विवृत में पूरा खुला और अर्धविवृत में आधा खुला। एग्जाम्पल चारों को आपको याद रखने हैं। मैंने बोला था कि याद रखने वाला इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला, तो इसको वर्ण समूह बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है, ये आपको याद रखना है। अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पे 3 होते हैं, अभी आपको बताया गया। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, फिर उसके बाद दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो ये हो गया बी, आपका ऑप्शन सही है। ये आया था देखो आपके वीडियो के पेपर में, ये भी देखो आया था। क्या बोल रहा है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं स्वर। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। पहले आप खुद आंसर कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए, क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको लगेगा सभी आ रहे हैं। स्वरों का उच्चारण, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या लिखा है? व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी सहायता से होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्वर की परिभाषा में कि इनको उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो डी ऑप्शन जो है ना ये सही है, बिना किसी की सहायता से उच्चारण इनका होता है। अब आगे देखो क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और री। तो कितने हो गए आपके? 4। बी ऑप्शन आपका सही है, आ, ई, उ, री। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। तो जो मूल स्वर होते हैं वो 1 मात्रिक, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक, प्लुत स्वर 3 मात्रिक होते हैं। तो 2 मात्रा तो सीधी सी बात हो जाएगा आपके गुरु स्वर। जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, दीर्घ को ना गुरु भी बोलते हैं। तो इन्होंने गुरु बनने की कोशिश की है, दीर्घ की जगह गुरु दे के बोलते हैं ना बहुत गुरु, तो ये भी बहुत गुरु हैं, ये समझ लो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अब यहाँ पे गुरु स्वर ना लिखा है, इन्होंने लिखा है दीर्घ स्वर। तो इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? सीधा से पता चल रहा है बड़ा जो है ना वो आपका दीर्घ स्वर है, और बाकी ऊ है वो आ, ई, उ, री, ये तो आपका हो गया मूल स्वर। जो ए है और ओ है ये आपके आते हैं संयुक्त स्वर में। तो जो संधि स्वर है ना दूसरा टाइप, उसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आते हैं। तो ये दीर्घ स्वर पूछ रहा है, तो आपका बड़ा है जो वो दीर्घ स्वर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से यार ये 2 बार हो गया है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। डी ऑप्शन सही है। जितना पढ़ाया गया आप पढ़ लोगे ना तो बस आप समझ जाओगे कि काम हो गया। ये 2 के वीडियो में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो बोल रहा है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर में नहीं आता है। तो देखो बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ ये तो आपके आते हैं,
लेकिन जो ओ है ना वो आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका सही आंसर हो गया डी, अभी मैंने ऊपर बताया। चलिए, ये लोअर में पूछा गया है 2019 वाले में। क्या पूछ रहा है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो 3 होते हैं जीव के भाग के आधार पे या उच्चारण के आधार पे, अग्र, मध्य और पश्च। ये विवृत स्वर नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, अभी मैंने बताया थे ना आपको अर्ध विवृत, विवृत, तो बोल रहा है कि अर्ध विवृत कौन सा है। तो आपको जो अर्ध विवृत बताए गए थे वो याद होने चाहिए। तो ए और ओ हैं, तो इसमें ए दिया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट, ये गलत हो गया। जो ए है ना वो अर्ध समृत है, अर्ध विवृत नहीं है। अर्ध विवृत में आते हैं आ, आए, ओ, औ। इनमें से कौन सा है? ये वाला। और जो मैं ये बता रहा था तो ए और ओ ये आपके आते हैं अर्ध समृत में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अर्ध विवृत। कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए याद रखिए। देखो ये भी वीडियो एग्जाम में आया है और DSSD में भी, TGT में, हिंदी और मैथ में पूछा गया है अलग अलग पेपर में। क्या बोल रहा है? ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आपको ये चारों मैंने बताए हैं, कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य और तालव्य। तो इनमें से आपको ये बताना है कि ये किस में आते हैं। चा, छा, जा, झा, इया। तो ये आपके चा, छा, जा, झा जो इया है ना वो आपके तालव्य व्यंजन में आते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो आया है वीडियो एग्जाम में, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आया है वीडियो एग्जाम में, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? सीधी सी बात है, ओष्ठ पूछा है ना तो ओंठ का मूवमेंट होना चाहिए। और ये ओष्ठ है ना, हवा जो है ना उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करें। तो सीधा आ, ई ऐसे बोल रहे हो ना, जबकि ऊ बोल रहे हो ना तो मुंह सुकड़ रहा है ना, तो ऊ आपका हो गया ओष्ठ वर्ण। डी ऑप्शन सही है। बोल बोल के थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। अगला है कंठ तालव्य कौन सा है? अब इसमें इन्होंने कंठ और तालव्य दोनों जोड़ दिया, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया है, तो ये आप सुन लीजिए। तो कंठ तालव्य में ये 2 आते हैं, कौन से? ए और अय। सी ऑप्शन आपका सही है। कंठ तालव्य लिखना हो तो आप लिख लीजिए, ए 2 आते हैं इसमें कंठ तालव्य में। अगला है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अब देखो इन्होंने 2 के एक साथ जोड़ दिया है। तो कंठ और तालु की यदि बात की जाए, ऊपर जो कंठ तालव्य बोल रहा था ना वही कंठ तालु है। उसको कंठ तालु बोलो या कंठ तालव्य। तो ए था तो यहाँ पे ए दिया गया, बी ऑप्शन इसका सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंठ तालव्य। ए आते हैं, याद कर सकते हो। कितनी बार पूछा गया, ये फिर से आ गया ए है, तो आपका कंठ तालव्य लिखने लायक है, इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? अब नाक से निकलती है तो क्या बोलते हैं उनको? अनुनासिक। बी ऑप्शन इसका सही है। यंगणनम बताया था ना आपको, वो आपके होते हैं, अच्छा वो तो होते हैं आपके व्यंजन,
स्वर की बात की जाए ना तो अंग आहा, अंग आहा ये आपके होते हैं अनुनासिक। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जिनकी केवल मुख से निकलती है मतलब नाक से नहीं निकलती तो निरनुनासिक, नि अनुनासिक है इसका संधि विच्छेद, तो निरनुनासिक स्वर उनको बोलते हैं। डी ऑप्शन सही है। जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है वो आप लिखते चले जाइए। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो स्वर का वर्गीकरण है आपका प्लुत भी होता है, ह्रस्व भी है, संयुक्त भी है, ये द्वित्व है ना, जो द्वित्व ये आपका स्वर में आता है, ये स्वर में आपका नहीं आता, ये आपके आते हैं व्यंजन में। हाँ, जैसे कुत्ता और पक्का जब दो वर्ण मिलते हैं ना तो ये जो द्वित्व है ना वे व्यंजन का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, मतलब अंतस्थ और ऊष्म मिला के। तो आपको अंतस्थ बताए गए थे, अंतस्थ कितने होते हैं 4, और ऊष्म कितने होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो अंतस्थ होते हैं आपके 11 लावा, ऊष्म होते हैं आपके शाखा साहा। तो टोटल कितने हो गए 8। बी ऑप्शन आपका सही है। समझ सकते हो कितना बढ़िया पेपर इन्होंने, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन है ना, पढ़े नहीं होगे तो हवा नहीं लगेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं ना, हिंदी को समझ लेते हैं कि नहीं बिना पढ़े ही काम चल जाएगा। तो स्कोरिंग है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो काम खत्म। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पे ना घोष और अघोष 2 तरह के जो भी बताए थे आपको वही है आपके स्वर तंत्रियों के आधार पे। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो इसको अक्षर जो है ना यही होता है। जैसे लिखा है का, तो का किससे बना है, आधा का और आ से। जैसे लिखा है आपका को, तो को किससे बन के मिलके बनेगा, का प्लस ओ से, तो आपका हो गया को। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर बोलते हैं। चलिए आगे। या का उच्चारण स्थान कौन सा है। कोशिश कीजिए आप पहले से। तो या का उच्चारण स्थान जो है ना आपका तालु है। डी ऑप्शन इसका सही है। तालव्य व्यंजन में ना यह आपका आता है तालव्य में। अभी मैंने जो बताया था उसमें बताया था। चलिए आगे चलते हैं। चा, छा, जा, जा, इया, इनका उच्चारण स्थान ये भी तालु से होता है, तालव्य व्यंजन में आते हैं आपका। चलिए आगे। फिर से आ गया, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो चा, छा, जा, झा, जहाँ, ये जहाँ आ गया झरना वाला। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो आपको अभी दंत व्यंजन बताए गए थे, ता, था, दा, धा, ना और सा और ला। तो ता, था, दा, धा, ना और ला भी था। जो या है ना ये आपका तालव्य में आता है। तो बोला नहीं है तो यही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो टा वर्ग आपको बताया था, टा, ठा, डा, डा, अणा और रा और सा। तो ये आपके आते हैं मूर्धन्य में। सी ऑप्शन आपका सही है। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, ला और सा। तो ये होता है आपका
ये दंत व्यंजन है तो आपका दंत, दांत से जीभ जो होती है ना दांतों के स्पर्श करती है। बी ऑप्शन इसका सही है। फिर से आ गया, दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है आपका? ता, था, दा, धा, ना, ये तो है नहीं, और सा और ला दो होते हैं तो सा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका सही है। अंतस्थ व्यंजन आपके आ गए, तो अंतस्थ व्यंजन आपको बताया था यारा लावा, इसमें वाह दिया गया है, देखो ये वीडियो में आया है। सी ऑप्शन आपका सही है। फिर से आ गया अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ये देखो ज्ञान पंचायत अधिकारी परीक्षा में आए थे। चलिए आगे चलते हैं। अल्प प्राण, तो आपको बताया था मैंने अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या बताया था? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो का, खा, गा तीसरा है तो यही आपका हो जाएगा, बाकी जो का, खा है वो दूसरा है। टा, ठा ये भी दूसरा है, और का, खा, गा, घा ये चौथा है। 1, 3, 5 सभी वर्ग का ये वाले जो वर्ण होते हैं वो आपका अल्प प्राण में आते हैं, और जो दूसरा और चौथा है वो आते हैं महाप्राण में। चलिए आगे, ये देखो वीडियो में आया है। घोष वर्ण कौन सा है? तो मैं बताया था घोष यारा लावा हा, और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। चा, छा, जा, देखो जा आ गया, ये तो का पहला है, चा पहला है, टा पहला है, ये तो नहीं है, देखो वीडियो एग्जाम में आया है। ये भी देखो वीडियो एग्जाम में आया है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। आगे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा जो है ना, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पूछ रहा है छा किसके बाद आता है? तो च, छ, ज, झ, ञ। अच्छा क्षत्रिय वाली ना, क्षत्रज्ञ, शाखा, साहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक्चुअल में जो ये वाली छा है ना, वो का और सा से मिलके बनी है, तो ये ना का के बाद आता है। ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि से के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण से में उनका क्या स्थान है? तो उनको बोलते हैं हम लोग काकल्य। सी ऑप्शन इसका सही है। आपको काकल्य बताया था ना, स्वर यंत्र में घर्षण महसूस होता है, कंपन होता है, वही लिखा है ऊपर। अब ये द्रग का वर्ण विच्छेद पूछ रहा है। दृग, इसको एक्चुअल में दृग बोलते हैं, तो द, री, ग, अ, द्रग, ऐसे दृग बोलेंगे। ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण, इन चारों में कौन आता है? स्पर्श में तो का, चा, टा, ता, पा सब वर्ग आते हैं। अब अगला आता है कंठ, तो कंठ में का वर्ग आता है, का, खा, गा, घा। तो इसमें का, खा, गा, घा तो सब लिखे ही हैं, दोनों हो गया। अब आपका आया अघोष और महाप्राण, तो अघोष में आता है वर्ग का पहला और दूसरा, तो इसमें का और गा हो गए आपके अघोष। और महाप्राण की बात किया जाए तो दूसरा और चौथा, तो जो आपका सी ऑप्शन है ना वो सही है। सी है ना, ये सभी में आता है, काफ़ी अच्छा है। देखो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन। 40 मिनट टोटल लगा है समय। इस वीडियो को जो कर लेगा ना, उसके कम से कम
1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।